friends, a warm welcome to this episode of Development Dialogue. I welcome all the fellow colleagues working in the social sector and those who are not working in the development sector but are viewing our episodes. We try to bring in new topics that are relevant for the development sector, and today again continuing the same pattern, we have brought a new topic for this session as well. And I'm not going to introduce that topic to you. Our resource person Siddharth will be introducing the topic to all the viewers that are available. And with me is Tarachan. All of you already know about Tarachan, but Siddharth is joining us for the first time. So before we start, I would request Siddharth to introduce himself and tell about himself as to how long he has been associated with the social sector and what he has been doing all throughout his career. Siddhartha, a warm welcome from the Development Dialogues platform. बहुत बहुत धन्यवाद सुमे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ पांडे, और मैं पिछले 18 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर पे काम कर रहा हूँ। स्पेशली अगर देखूं तो एनवायरनमेंट के सेक्टर पे वाटर, सैनिटेशन और लाइवलीहुड के 4 टॉपिक्स हैं जिसपे मैं बेसिकली काम करता रहा हूँ। मेरा मेन फोकस जो है काम करने का वो है विमेंस और किड्स के साथ में काफ़ी मैंने काम किया है। प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं अभी आपको आज बताऊंगा, वो है रेजिलियंस स्कूल का प्रोग्राम। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है 2015 में हम लोगों ने कुछ प्लान किया था, कुछ एक योजना बनाई थी कि हम करें, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूँगा। ये 2015 की बात है, जब हम लोग ईस्ट दिल्ली के कुछ बस्तियों पर काम कर रहे थे वाटर और सैनिटेशन को लेकर के। वहाँ पर काम करते करते हमें ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट और इफेक्ट जो होता है वो जिनका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है वो है बच्चे और घर की महिलाएं। क्योंकि रेजिलियंस स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बेसिकली हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम जो किड्स हैं जो अपना सारा वक्त जो है स्कूलों पर बिताते हैं, तो वाटर और सैनिटेशन की व्यवस्था और जो उनका अगर उस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर है बस्तियों के लेवल पर। उस समय था, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन उस समय काफ़ी कमज़ोर था, जिसको हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक जहाँ पर ये मैक्सिमम टाइम अपना बिताते हैं स्कूलों पर, क्यों नहीं हम वहाँ पर फोकस करें। और जब आप स्कूलों को देखते हैं तो उस समय पर स्कूलों की स्थिति, यानी प्राइमरी स्कूलों की स्थिति वाटर और सैनिटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हम लोगों ने ये विषय जो है वो सरकार के साथ डिस्कशन किया, बातचीत किया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स को हम लोगों ने इसमें पिक किया था, लिया था। तो हम लोगों ने उनके साथ बात किया कि क्यों नहीं हम इस तरह का एक स्कूल के अंदर प्रोग्राम चलाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो एक बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और बच्चों को सिखाना प्लस उसके साथ इसको आगे तक लेकर के जाना, उनके नेबरहुड तक लेकर के जाना एक अलग बात है। तो हम लोगों ने जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस काम छोड़ देती हैं उसके आगे फर्दर हम लोगों ने पिक करना चालू किया। और हम लोगों ने देखा कि जब इसको हम पिक करें तो उसमें 3 से 4 कंपोनेंट ऐसे थे रेजिलियंस स्कूल के विषय के सब्जेक्ट में, जिसमें एक तो था कि जो भी स्कूल का पानी है वो स्कूल पे ही रहे, यानी स्कूल को हम एज ए स्पॉन्ज देखना चाह रहे थे कि स्कूल में रेन वाटर, स्कूल का वेस्ट वाटर, स्कूल में आने वाला जो पोर्टेबल वाटर है वो स्कूल में ही रहे और उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं और उसका पूरा फुल मैनेजमेंट कर पाएं। दूसरा था कि स्कूल को एज ए ग्रीन लंग इस तरह से कि उसमें मैक्सिमम हम प्लांटेशन करें और ऐसे प्लांटेशन करें जो मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हो। ये इस तरह से विषय सब्जेक्ट में और दिमाग में आया कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग जियो स्पेशल मैप्स जो है बहुत बारी देखते थे और ये देखते थे कि यहाँ का जो काफ़ी सारे एरिया दिल्ली में ऐसे हैं जो बहुत ही सघन है। अगर उसमें देखें तो नियर अबाउट कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिसमें मोर देन 22,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी वो लोग इस्तेमाल करते होंगे, कितना एनवायरनमेंट वो लोग इस्तेमाल करते होंगे, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज उस बस्तियों में होती हैं। तो हम लोगों ने जब देखा तो हमने पाया कि एक स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप इसको एक एज ए ग्रीन लंग क्रिएट यानी डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसको भी पिक किया कि ये भी एक कंपोनेंट होगा। तीसरा ये था कि हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि और समझाना चाहते थे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू
कि अगर हम सोर्स सेग्रीगेशन की बात करते हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक पार्ट था, सोर्स सेग्रीगेशन की बात करें तो उसमें हम क्यों नहीं बच्चों को शुरुआत से ही लोगों को और बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से सोर्स सेग्रीगेशन होता है, किस तरह से आप सेग्रीगेट करके वेस्ट को आप रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं, ग्रीन वेस्ट को आप कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस वाले कंपोनेंट को हमने पिक किया कि हम सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन से लेकर के सेग्रीगेशन से लेकर के उसको बायोरेमेडिएशन और दूसरी प्रक्रियाओं के थ्रू कंपोस्ट में कन्वर्ट करके और उसको फिर से स्कूल के ही किचन गार्डन में इस्तेमाल करके और उगने वाला जो भी भोजन है उसको हम उनके फूड में उनकी साइकिल में लेकर के आए। चौथा ये था कि हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स हैं तो हम लोगों ने जब देखा और समझा जाना, और तो ये हमने देखा कि स्कूल्स के टॉयलेट्स तो बने होते हैं लेकिन वो बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहां पर वो चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के टॉयलेट्स का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं हो पाता। बच्चे या तो वहां जाने से डरते हैं, अंधेरा होने की वजह से डरते हैं। बहुत ही एक कॉमन सा मैं बात बताता हूँ कि जब हम लोगों ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया इस कॉन्सेप्ट पे, तो हम लोगों ने देखा था कि बच्चों से हमने पूछा कि आप स्कूल की टॉयलेट्स इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बोला कि जी हम अंदर तो जाते हैं लेकिन जो चिटकनियां इतनी ऊपर हैं कि हम उनको बंद नहीं कर पाते, तो वो मोस्टली खुला रहता है। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमने इन चार चीजों पर, यानी कि ग्रीन लंग, स्पॉन्ज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं आपका टॉयलेट, इन चार चीजों पर हम लोगों ने काम करना यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो इस रेजिलियंस स्कूल का, जो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर के 2015 में चालू किया था और अभी तक हम लोग 12 स्कूलों तक पहुंच पाए हैं। तो ये जो 12 स्कूल में आप पहुंच पाए हो, कितने लगभग बच्चों को आप केटर कर रहे हैं? मोर देन 10,000 बच्चे अभी तक हम लोग कैटर कर चुके हैं। ये 12 स्कूल जो हैं वो आपके दिल्ली के कुछ प्राइमरी स्कूल हैं और आगरा के कुछ स्कूल्स हैं जिन पर हम लोगों ने काम करना चालू किया था, और अभी भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमने उसको उन स्कूलों में बढ़ते बढ़ते अभी हम गुड़गांव तक पहुंच गए हैं, और अभी हम गुड़गांव के भी हमने 2 स्कूलों पर काम करना, इसी इसी कॉन्सेप्ट में काम करना चालू किया। ओके, ओके। तो आप मतलब ऐसे कितने कंपोनेंट्स पे काम करते हैं? जैसे आपने बोला कि आप वाटर पे काम करते हैं, आपने बोला कि आप जीरो वेस्ट जो कॉन्सेप्ट है स्कूल का, आप उस पे काम करते हैं। आप जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उस पे काम करते हैं। आप लोगों में, बच्चों में, पेरेंट्स में और टीचर कम्युनिटी में जो वॉश को लेके जो अवेयरनेस है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर आप काम करते हैं। इसके अलावा क्या एरियाज हैं कि मतलब जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उसको एक सस्टेनेबल वे में चलाया जा सके, लॉन्ग टर्म में चलाया जा सके, उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिकॉज ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं लेकिन सस्टेन नहीं हो पाती, अमूमन जी। अमूमन यही देखा गया है। तो हम लोगों ने जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये इंश्योर किया था कि हम जब भी किसी स्कूल पे काम करेंगे तो वहां पर हम हर एक स्कूल का एक स्टेक होल्डर मैपिंग का प्रोग्राम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले तो हम लोग ये कि पार्टिसिपेटरी प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को इसमें हम पार्टिसिपेट करवाएं और उनका हम योगदान इन सारी चीजों कर लें। तो हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स की मैपिंग से स्टार्ट किया इस पूरे प्रोग्राम को, जिसमें हमने पाया कि एक स्कूल को जो हम देखते हैं कि स्कूल के समय पर तो उसको इस्तेमाल करने वाले बच्चे और टीचर होते हैं, या वो कर्मचारी जो स्कूल की देखभाल में, जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड है, आपका क्लीनर है, ये सारे लोग लगे होते हैं। लेकिन स्कूल के बाद भी स्कूल में स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके जो इनडायरेक्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी सघन बस्तियों के बीच में जो स्कूल हैं, उनका स्कूलों का उपयोग बच्चे जो हैं स्कूल के बाद आकर के खेलने के लिए करते हैं। संडे के दिन जो है नेबरहुड कम्युनिटीज के लोग हैं वहां पर आकर के अपने कपड़ों को सुखाने के लिए काम करते हैं। स्कूल जो है, कई बार मैंने ये देखा है, ये पाया है कि स्कूलों का इस्तेमाल शाम के वक्त पर एज ए पार्किंग स्पेस की तरह इस्तेमाल होता है, किया जाता है। तो ये सारे लोग भी हैं जो स्कूल के में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। और तो हम लोगों ने जब स्टेक होल्डर मैपिंग करी तो हमने पाया कि दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और एक होते हैं जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कोई भी चीज डायरेक्ट इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं तो हो सकता है कि वो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स को समझ में ना आए या उसको वो समझ से वो परे हो। तो हम लोगों ने इनको सबको एक साथ कोशिश करी कि अपने इस पूरे प्रोग्राम पे
शामिल करें और हमें काफ़ी सफलता भी मिली। तो उसमें हम लोगों ने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनके साथ बैठ करके छोटी छोटी फोकस ग्रुप डिस्कशन किया और हमने देखा कि हर हर एक कैंडिडेट इन स्कूल को किस तरह से देखता है। हम लोगों ने पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करी, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, हम लोगों ने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया कि आपका बच्चा अगर स्कूल में आता है तो आप देखते हैं कि उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, तो कौन से ऐसे डार्क स्पेस हैं जो आपको लगता है कि स्कूल पे नहीं होने चाहिए। तीसरा, जो हम लोगों ने उनसे बात करी कि बच्चों के साथ मिलकर के जो नीडी बच्चे जो इस्तेमाल करने वाले हैं, टॉयलेट का ऑडिट। तो हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर के टॉयलेट का ऑडिट किया और हम लोगों ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ऐसी चीजें हमें मिली जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। बच्चों ने बोला कि हम स्कूल का टॉयलेट इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें बदबू है, टिटकनियां नहीं है। लड़कियां बोली हम घर पे चले जाते हैं बिकॉज हमारा जो दरवाजा, जो हमारी खिड़की है, जब वो खुलती है टॉयलेट की, तो वो खिड़की दूसरे की छत के बराबर है, इसलिए हम वो उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसका शीशा टूटा हुआ है। तो बहुत ही छोटी सी चीज है। बच्चों से हमने पूछा कि आपने वॉश बेसिन लगा हुआ है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने बोला वो वॉश बेसिन का साइज थोड़ा सा ऊपर है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसका सारा पानी ऊपर आता है, तो हम जाते हैं तो गीले होकर के आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। लोगों ने से जब हमने बात करी फोकस ग्रुप डिस्कशन में, तो हमने पाया कि लोग जो हैं अपने घरों का कूड़ा स्कूल के बैकयार्ड पर फेंकते हैं, छतों पर फेंकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सुविधा। तो इस तरह की काफी सारे लोग जो मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने इन सारी चीजों का एक पूरा आकलन किया और उसके बाद एक स्कूल एक्शन प्लान बनाया। स्कूल एक्शन प्लान में फिर इन्हीं चार या पांच कंपोनेंट्स पर हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया कि किस तरह से हमें जीरो वेस्ट की तरफ काम करना है, कैसे हमें जो है स्पॉन्ज पे काम करना है कि स्कूल एज ए स्पॉन्ज। तो उसमें फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, एक पूरा रिसोर्स मैप बना। रिसोर्स मैप में फिर ये सारी भागीदारी के थ्रू हुआ था, सारे लोगों के थ्रू हुआ था, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल्स के एक्शन प्लान में हम लोगों ने लिया। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पूरे स्कूल के जो भी अलग अलग कंपोनेंट है उसमें कैसे कैसे लोगों का भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो अभी तक ये था कि टीचर्स और पेरेंट्स ओकेजनली मिलते थे पीटीएम के समय पर। अभी क्या हुआ कि इन स्कूलों पर हम लोगों ने इनकी मीटिंग और ज्यादा बढ़ा दी। उसको इस तरह से एसोसिएट किया गया कि भाई आपके बच्चे स्कूल पे आते हैं तो आपका स्कूल और भी क्लीन होना चाहिए, तो आपकी ओनरशिप स्कूल को लेकर के ज्यादा होना चाहिए। तो जब पेरेंट्स करते हैं, बच्चे उनको साथ सीखते हैं, देखते हैं, तो वहां पर कोई कंप्लेन नहीं होता। अर्लियर ये था कि जब हम लोगों ने काम करना चालू किया तो टीचर्स ने बोला जी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, उसमें हम इन सारी चीजों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज हमारा अपना सिलेबस पूरा करने पर, कैरिकुलम पूरा करने पर ही काफी टाइम लग जाता है। तो इन सारी चीजों को इंश्योर करते हुए हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ इन्वॉल्व करते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन लेते हैं, तो आपका प्रोग्राम जरूर ही सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू की राह पर चल पड़ता है। मैं इस पे और आपसे बात करना चाहूंगा कि आपने जो एक पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रोसेस बताया, अगर आप कोई एडवाइस करेंगे, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप क्या सजेस्ट करेंगे, तो आप उस पे कुछ बात करना चाहेंगे? अगर मैं तो ग्राउंड का ही पर्सन हूँ, मैं हमेशा जो है जमीन पर ही रह करके मैंने काम किया है, तो मैंने ये हमेशा पाया है कि कोई भी प्रोग्राम या जो भी चीजें हैं उसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टिसिपेशन इंश्योर कर लेते हैं और राइट स्टेक होल्डर्स और राइट पर्सन तक पहुंच जाते हैं इन्हीं के थ्रू, तो आपका ये प्रोग्राम जो है बड़े, कोई भी प्रोग्राम होगा वो बड़े अच्छे ढंग से होता है। और उसका एक हमेशा प्रोसेस होता है कि आप, हर चीज फाइनल नहीं होती, हर योजना का अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग रणनीति होती है, अलग ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और चीजों को अलग अलग ढंग से हर एक एंगल से देखना होता है। कि अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक एंगल से अगर देखेंगे तो नहीं हो सकता। हो सकता है उसका इकोनॉमिकल एंगल अलग हो, उसका पॉलिटिकल एंगल अलग हो, उसका सोशल एंगल अलग हो और उसका टेक्निकल एंगल अलग हो। तो मेरा यह कहना है कि इसमें आप जितने स्टेक होल्डर्स और जितने तरह के स्टेक होल्डर्स को और लोगों को समझ करके इन्वॉल्व करते हैं तो आपका प्रोग्राम उतना ही बेहतर और अच्छे ढंग से जमीन पर होता है। जब भी हम ये देखते, मैंने पाया है या देखा है कि जब भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग ढंग से हैं, उनका एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि आपको एक साल में ये काम कंप्लीट करना है या 2 साल में आपको ये कंप्लीट करना है। तो पता नहीं चलता कि कब हम स्लिप कर जाते हैं। लोगों के साथ काम करते करते हम ये पूरा प्रोग्राम अपने ऊपर ले लेते हैं, हम लोगों के बिहाफ पर काम करने लगते हैं।
तो जब हम लोगों के बिहाफ पे काम करने लगते हैं, उसी समय पर हमारा ये पूरा प्रोग्राम हमसे स्लिप हो जाता है। ये प्रोग्राम लोगों का ना रह करके वो आपका अपना आप हो जाता है, और इसीलिए वो जो है वो आगे सस्टेन नहीं करता है, जो मुझे लगता है। अगर ये आप लोगों के साथ काम करेंगे तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। रणनीतियां बहुत अलग अलग ढंग से आपको बनानी पड़ती हैं, हर दिन आपको सोचना पड़ता है, हर दिन आप लोगों के साथ बैठ करके उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता जी सिद्धार्थ जी, आई जी थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट while you जी are doing any kind of community based project या फिर कोई भी चीज आप कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है आपके प्रोजेक्ट का। जी तारा जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सिद्धार्थ, मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। एजुकेशन में ना बहुत डोनेशंस आती हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर, अगर आप सीएसआर में देखो या दूसरी डोनेशंस में देखो, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एजुकेशन पे लोग डोनेट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। अ, और ज्यादातर उसका एक हिस्सा जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने पे होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बात कही कि टीचर्स जो है वो करिकुलम पे बात करते हैं, पाठ्यक्रम को लेके बात करते हैं, है ना। अ, ये जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं कि आप क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, वाटर रेजिलेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, जीरो वेस्ट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्यों जरूरी है? मतलब कोई भी डोनर, कोई भी फंडिंग एजेंसी इसको क्यों फंड करे? क्यों ना वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फंड करे? है। मैं मेरा ये कहना है कि दोनों कंपोनेंट के अपने अपने एक इम्पोर्टेंस है। जितना ही अगर आप देखते हैं कि देखना चाहें तो एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन और पेडागोजी जिस पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज मेरा ये मानना है कि एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट को आप देखते हैं, स्पेशली बच्चे जब जो चीजें वो अपने चाइल्डहुड समय पर देख रहे होते हैं, उसको लेकर के वो आगे अपना डिसीजन, अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को किसी भी जगह पर आप अगर ये सोच करके छोड़ देंगे कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं सेक्टर, एक क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, और दूसरा जो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण, जिसपे वो रह करके, जिस परिवेश में वो रह करके सारी चीजों को सीखता है, समझता है और उसको अपने जीवन में आगे इम्प्लीमेंट करता है। इनकी कई बार ये होता है कि सीएसआर या फंडिंग एजेंसीज जो हैं उन सारी चीजों पर फोकस करती हैं जो शॉर्ट टर्म है, जो शॉर्ट टर्म जो है आपको दिखाई पड़े। तो कई बार वो होते हैं कि स्कूल में आकर के डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा फोकस करती हैं कि आप चीजों को दे करके डिस्ट्रीब्यूट करके स्कूल की रंग रोगन पेंटिंग, वो भी जरूरी है, नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेस है अगर आप उस पर करते हैं, जो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर उन बच्चों को ही आप अभी से तैयार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे इसमें कोई भी इश्यू होएगा। क्योंकि ईस्ट दिल्ली का ही एक स्कूल था जिसमें मैं काम कर रहा था, उन बच्चों से जब मैंने बात करना चालू किया तो ये पता चला कि वो बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो रैग पिकर हैं, उनके घरों पर कोई टॉयलेट नहीं, उनको टॉयलेट करना ही, इस्तेमाल करना ही नहीं आता है कि हम कैसे करें। अब उस समय पर आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं वो सस्टेन करेगा? तो उस समय हम लोगों ने उनके बेसिक चीजों पर काम करना चालू किया, और एक समय पर आकर के उनके पेरेंट्स और ये सारे लोगों ने हमें देखा। और दूसरा ये था कि उसका टाइमिंग, कुछ और भी फैक्टर्स थे जो उसको पूरा इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वो ये था कि स्कूल का टाइमिंग जो है नॉर्मली सुबह 8 बजे से होता है, उस समय पर बच्चा कई बार फ्रेश होता है, कई बार नहीं होता, कई बार वो स्कूल में ही आकर के फ्रेश होता है। तो इस तरह की चीजें भी हम लोगों को देखने को मिली अपने प्रोग्राम के समय पर। तो तारा, मुझे लगता है कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्लस एनवायरनमेंट। और मुझे लगता है कि वो कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्ट टर्म पर आपको लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म पर इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं बात कर रहा जी तारा जी सिद्धार्थ। तारा के सवाल से रिलेटेड अगर हम देखें, तो जैसे कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इन सारी चीजों पे ज्यादा फंडिंग होती है, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट का भी, अगर आप एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट अगर आप लोगों ने मेजर किया हो कि ड्रॉप आउट रेट्स में कुछ अंतर आया या फिर एनरोलमेंट में कुछ अंतर आया, तो उससे भी शायद कुछ जानकारी मिल पाएगी। हूँ। जी, ये अगर मैं हाँ इम्पैक्ट्स की सिद्धार्थ, बात ये करूँ। अच्छा सवाल पूछा।
ये राशि ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मतलब जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है बेसिकली, अगर आप उस पर बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। जी, इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं पिछले कुछ समय से इम्पैक्ट ही एसेस करने की कोशिश कर रहा था। उसमें मैंने ये पाया कि स्कूल में एनरोलमेंट इमीडिएटली इंक्रीज हुआ, ड्रॉप आउट्स रेट्स कम हुआ। बिकॉज उसके लिए फिर हम लोगों ने शुरुआती दौर पर काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी करी जिसमें हम लोग, जैसे कि सपोज आपका बीसीसी एक्टिविटीज है, तो हम अनाउंस करते थे कि बीसीसी एक्टिविटीज में आज ही नुक्कड़ नाटक होने वाला है। तो इस वीक में किसी भी एक दिन नुक्कड़ नाटक होगा, तो नो बडी वुड लाइक टू, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से वो नुक्कड़ नाटक छूट जाए, जिसको जिसको जो हमारे स्कूल में होने वाला है। दूसरा ये था कि हम लोगों ने इम्पैक्ट ये देखा कि क्लास कैबिनेट्स बनाए, और क्लास कैबिनेट्स को इंश्योर किया कि हर एक बच्चे का एक रोल होगा। जैसे आपका स्वच्छता प्रमुख हो गया, आपका जल प्रमुख हो गया, आपका क्लास मॉनिटर हो गया। तो इस तरह से भी हम लोगों ने इंश्योर किया, तो उस तरह से बच्चों का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा। तीसरा जो हम लोगों ने देखा वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्कूल से जो उन लोगों ने पिक किए थे वो ऐसे इतनी सघन बस्तियों में थे कि वहां पर उनको फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। जब हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वहां पर बनाए, और बनाने के बाद जो स्कूल की छतों का पानी है, बारिश का पानी, उसको हमने इकट्ठा किया। तो हम लोगों ने उन बारिश के पानी को इकट्ठा करने के बाद इमीडिएटली हमें 30,000 40,000 लीटर पानी स्कूल पे ही अपने ही कैंपस में मिला। तो फायर ब्रिगेड से हमें तुरंत ही क्लियरेंस मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि जी आप स्कूल जो है सिर्फ ना अपने लिए बल्कि आजू बाजू के जितने भी नेबरहुड कॉलोनीज है उनके लिए भी एक सेफ्टी की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें इम्पैक्ट्स में देखने को मिली। स्कूल का रैंकिंग बढ़ा है। ईस्ट दिल्ली के कुछ स्कूल जिसमें हमने काम किए थे वो डी ग्रेड से ए ग्रेड में कन्वर्ट हुए बिकॉज ऑफ ये सारी चीजों को। टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है, और लोग जो हैं दूसरे टीचर्स भी उन स्कूलों को आकर के देख करके अपने स्कूल पर सेम चीजों को रेप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है अपने इस पूरे प्रोग्राम और असेसमेंट के समय पर। और सिद्धार्थ, ये जो आप असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपका प्रोसेस क्या होता है? मतलब कैसे आप असेस करते हैं कि इतना एनरोलमेंट जो है इंक्रीज हुआ है, या दूसरी जो इम्प्रूवमेंट आई है स्कूल में, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो अटेंडेंस को लेके हो, कैसे मेजर करते हैं आप? स्कूल को में प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, आपका एक्शन प्लान बनाने से पहले ही हम लोग एक बेसलाइन सर्वे करते हैं जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स को लेते हैं, जिसमें हम कई जगहों पर हमने यानी अगर आप देखें तो स्कूल का एनरोलमेंट, क्लास पर्टिकुलर कैंडिडेट बच्चे की अटेंडेंस, हर एक क्लास का एनरोलमेंट, इन सारी चीज़ों को हम लेते हैं। प्लस दूसरा ये है कि पेरेंट्स के साथ डिफरेंट मीटिंग्स करके हम बच्चों के असेसमेंट के बारे में, यानी पीटीएम में जब होती है तो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम पर्टिकुलर बच्चे या लोगों से, पेरेंट्स से बात करके उनके प्रोग्रेस के बारे में समय समय पर बात करते रहते हैं कि अभी बच्चे ने क्या सीखा, क्या चीज़ें अभी नया कर रहा है, इस तरह की। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनको लेकर के हम लोग रेगुलरली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके साथ हम लोग मिलकर के इन सारी चीज़ों को असेस करते हैं। इनफैक्ट इसके लिए हम लोग तो करते हैं, हमने अपने प्रोग्राम में भी ये किया है कि हम थर्ड पार्टी एक असेसमेंट का भी प्रोविजन रखते हैं कि उसमें कोई भी थर्ड पार्टी जो इस प्रोग्राम से कहीं भी एसोसिएटेड नहीं है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के और एंगल में वो जा करके इस चीज़ों को एसेस करें। तो अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव है। आई होप कि आगे भी जो भी वो हमें सजेशंस देते हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं फ्रॉम बेस लाइन से लेकर के आगे तक। आपने पूरे प्रोसेस की बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ग्राउंड पे काम करते हैं, जब किसी प्रोजेक्ट को, या जो रेजिलेंट रेजिलेंट स्कूल की आप बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को जब आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? तारा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब हम रेजिडेंस स्कूल के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पाया है कि जब आप स्कूलों पे काम करते हैं तो स्कूलों के कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, वो भी अपने आप में डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं और उनके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जो हम लोग फेस करते हैं। लोगों का पार्टिसिपेशन इतनी जल्दी इंश्योर करना आसान नहीं होता। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और दूसरा बीसीसी एक्टिविटीज का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो इस तरह के रेट्रोफिटिंग के लिए कोई भी आपको लोकल मिशंस या कारीगर या कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते जो इस तरह के छोटे छोटे कामों के लिए आपके साथ आए। तीसरा ये है कि जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो स्कूल के टीचर्स के पास समय नहीं होता इस तरह की चीज़ों पर इन्वॉल्व होने का।
तो ऑलरेडी या तो फिर आपके पास स्कूल के टीचर्स की संख्या कम होगी और बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो मोस्टली वो लोग जो हैं उन सारी चीज़ों पर इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरा जो मानना है, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पर हमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं। चौथा ये होता है कि जब आप इस तरह के कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो स्पेशली पार्टनर्स इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते या फंड उनके पास अवेलेबल नहीं होता कि वो इस तरह की चीज़ों पर फोकस करें। जैसे कि आपने बताया पहले भी कि लोग जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन और पेडागोजी या इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, या उन सारी चीज़ों पर जो इमीडिएटली दिखने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये 3 या 4 चैलेंजेस हैं जो हम नॉर्मली फेस करते हैं। ओके, सिद्धार्थ, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किन किन आप चीजों पे काम करते हैं रेजिडेंस स्कूल के प्रोजेक्ट के दौरान। हमारा समय भी लगभग हो चुका है इस वीडियो का, तो मैं आपसे एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। और सवाल नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे जो डोनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप कुछ उनसे अपील करना चाहते हैं? जी, ये कहें तो सारे 100 सवालों का एक सवाल है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, किस तरह से डोनर इसमें पार्टिसिपेट करें या इस तरह से आए। बिकॉज नॉर्मली जो पहले भी समय पर हम लोग बात करते रहे कि डोनर्स जो है नॉर्मली उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो शॉर्ट टर्म है, जो दिखता है इमीडिएटली। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर स्कूल का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा, अगर हाइजीनिक नहीं होगा, तो बच्चों का एनरोलमेंट आप कैसे यानी कैसे एनरोलमेंट आप इंश्योर करेंगे, कैसे बच्चे जो है सस्टेन करेंगे, रुकेंगे। दूसरा ये है कि अपने पूरे इस प्रोग्राम में जो रेजिडेंस स्कूल का प्रोग्राम है उसमें 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों की बिहेवियर में भी परिवर्तन लेकर के आए, ना कि सिर्फ बच्चों पर बिहेवियर बल्कि बाकी के जो जो भी स्कूल का मॉडल डेवलप किया जा रहा है उसको नेबरहुड कम्युनिटीज भी उसको अडॉप्ट करें। उसमें पानी का एक कंपोनेंट है जिसमें आप वाटर के मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें रेन वाटर, वेस्ट वाटर और पोर्टेबल वाटर के ऊपर काम होता है, और वेस्ट के ऊपर काम होता है जिसमें सोर्स सेग्रीगेशन और इन सारी चीज़ों पर आप फोकस करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और रेजिलियंस स्कूल के इस तरह के कंपोनेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं तो आपका प्रोग्राम लॉन्ग टर्म ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। वो भी होगा, उसका भी एक अपना एक अलग वो है, इम्पोर्टेंस है, बट इसके साथ साथ आप पूरे प्रोग्राम को और भी स्ट्रांग और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा ऐसा मॉडल होगा जो कि कोई भी बड़े ही इजीली ढंग से इसको अपने पास अडॉप्ट कर सकता है और सस्टेन कर सकता है या रेप्लिकेट कर सकता है। Thank you, Siddharth, and thank you, Tara, for all the inputs that you have provided regarding Resilience School. और जैसा कि हमने देखा कि कोविड के बाद अगर हम देखें तो वॉश का इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। और जैसे कि सिद्धार्थ जी ने बताया कि किस तरीके से अगर हम सच में एजुकेशन की भी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं या बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल्स में अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि स्टूडेंट्स वहाँ पे आना चाहे, पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहे। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनके ऊपर में हम कंसंट्रेट कर सकते हैं स्कूल में, जो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं बच्चों को कि बच्चे वहां पे आए और खुशी खुशी आए, और फिर उनका पढ़ाई में भी उसी तरीके से ज्यादा ध्यान लगता है। और टीचर्स को भी अगर हम देखें तो वॉश फैसिलिटीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अगर हम देखें तो टीचर्स के लिए भी उतनी बेनिफिशियल होती हैं। तो जब एक वेल इंटीग्रेटेड स्कूल का प्रोग्राम होता है जिसमें आपका एजुकेशन इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट एंड वॉश इज ऑल्सो अनदर कॉम्पोनेंट, अगर दोनों को हम साथ लेके चलते हैं तो शायद हम देखें तो एजुकेशन का ओवरऑल एक जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें बहुत ही सक्सेस हम पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी एंड तारा, थैंक यू सो मच फॉर taking us through this session with Siddhartha. I thank all the viewers for watching this particular episode of Development Dialogues. इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या इस टॉपिक को और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो डू राइट टू अस so that we can reply back to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.